सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कल आपकी परीक्षा है, इसीलिए आपके लिए पुनरावृत्ति में जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर हैं वो डाले जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है आपका हम तो एक एक कर जाना, संतो देखत जग बौराना। इस पाठ का सारांश देखिए। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति का रूप जो है उसको स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर जगत में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते और अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार क्या हो गया, पागलों जैसी अवस्था में पहुंच गया है। दोनों ही राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, विरोधाभास है। दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते, लेकिन सत्य तो ये है कि ईश्वर एक है। कभी कभी कबीरदास जी अपने उसमें व्यंग करते हुए कहते कि संतो देखत जग बौराना, कि ये संसार जो है वो बौरा गया है, पागल हो गया है। इसके बाद दूसरा हमारा है चैप्टर मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी का। इसमें पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुल नाचनी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है इसमें बेआंखें, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। कविता देखिए, कविता का सारांश। ये सुमित्रा नंद जी जो है, सुमित्रा नंदन पंत जी, उनके द्वारा रचित कविता है। इसमें जो प्रगतिशील दौर है उसकी ये कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं का करारा प्रहार किया गया है। उस पर युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं करते। ये कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। यहाँ पर देखिए जो किसान है वो किसान क्या है, बेचारा बहुत ही परेशान है। इसीलिए इसकी जो पीड़ा है वो कवि की आंखों से स्पष्टता दिखाई देती है। इन आंखों को देखने से डर लगता है। किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहलहाते खेत झलकते हैं जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी तथा उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। उसकी उजरी गाय भी अब उसके पास नहीं है। उसकी गाय का नाम क्या था? उजरी। और महाजन ने क्या किया? उनके बैलों की जोड़ी को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई और देखभाल के बिना दुधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद उसको बहुत पीड़ा देती है।
जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो आंखों में चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर पथरा जाती है। इसके बाद देखिए गद्य खंड में आता है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थ का एक मुकम्मल उदाहरण है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य क्या है? जो सत्य है वह उनका सिर नहीं झुकने देता और वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी में मैनेजर नियुक्त करते हैं। क्यों नियुक्त करते हैं? क्योंकि बंशीधर ने सत्य का साथ दिया। वह सत्यवादी थे, इसलिए उन्हें सत्य का सिर नहीं झुकने दिया। और जो अलोपीदीन थे वह क्या थे? एक धनी व्यक्ति थे, और धनी व्यक्ति होने के साथ साथ उनकी पावर भी बहुत थी, इसलिए वह अपने धन के कारण सब कुछ कर लेते। जो असंभव कार्य भी होते थे वो भी धन के माध्यम से संभव करा लेते थे। लेकिन उन्होंने बंशीधर को नहीं खरीद पाए वो। और उसके बाद में क्या किया? लास्ट में उन्होंने उनको सत्यवादी जानते हुए कि इतना ईमानदार, सज्जन और सत्यवादी उन्हें अपनी जो जायदाद के मैनेजर के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उनको अपने इस पद पर नियुक्त कर लिया और अपने गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन किया कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरब्बत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो छात्रों, ये नमक के दरोगा का सारांश था। अगला है मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। नानवाइयों का मसीहा भी कहा गया है इसमें मियां नसरुद्दीन को। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि वह खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगरी के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि ये उनका खानदानी पेशा है। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे उधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी क्या होती छात्रों?
तो उनकी एक विशिष्ट प्रकार की रोटी होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो छात्रों, ये तो आप सारे जो अध्याय थे उनके सार इस वीडियो में बताए जा चुके हैं। इसके बाद व्याकरण में आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र तैयार कर लीजिए। आपको प्रारूप बता दिया गया है, पुनरावृत्ति भी करवाई जा चुकी है और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आप तैयार कर लें। और संचार माध्यम में आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी पुनः तैयार कर लें। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।